Hello students, I hope you all are doing good. In previous lectures we were talking about foreign exchange rate. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ये जाना था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ़ॉरेन करेंसी क्या होता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट एक रेट है जिसके ज़रिए हम किसी और कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं अपने करेंसी से। यानी कि हम जो है अमेरिकन करेंसी विच इज़ डॉलर, उसको अगर हम एक्सचेंज करना चाहें या परचेज़ करना चाहें किसके टर्म्स में, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपीज़, तो जिस रेट पर हम डॉलर्स को परचेज़ करेंगे वही रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी वी आर हैविंग। ठीक है, जो भी मात्रा मेरे पास फॉरेन करेंसी की है वही मेरा फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने किया था जिसका नाम था सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। भाई आखिर जो है एक्सचेंजेस करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं दुनिया का नाम यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ? सिर्फ हम इंडिया की बात भी कर सकते थे, दुनिया की बात इसलिए करनी पड़ रही है हमें क्योंकि फ़ॉरेन एक्सचेंज कब होगा? जब हम जो है दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की बात कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं डोमेस्टिक कंट्री की बात करता हूँ, सिर्फ इंडिया की ही बात करता हूँ, तो फ़ॉरेन एक्सचेंज नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। ठीक है, तो जो सिस्टम्स थे उसमें दो सिस्टम थे मेनली। पहला सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स नाम से ही पता लग रहा है, फिक्स मतलब क्या कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वही जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो डिफ़ाइन करेगी, डिसाइड करेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जो है $1 के लिए 60 रुपीज़ पे करेंगे, तो वो जो है 60 रुपीज़ ही रहने वाला है। कोई डिमांड सप्लाई फोर्सेस उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। डिमांड सप्लाई फोर्सेस यानी कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर, जो उसका प्राइस है, जो उसका रेट है, वो 60 रुपीज़ ही रहेगा। ठीक है, ये क्या था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो पार्ट्स थे। एक और बता देते हैं आप, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में से अब समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लास्ट टाइम 1977 के अंदर इस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, दूसरे देशों से हमें मतलब नहीं है, मेनली हमें पढ़ना है इंडिया के बारे में, भले ही बात चल रही है सभी की। तो इसके दो पार्ट्स होते थे। पहले का नाम था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जो कि बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा था और हमारी आज़ादी के आसपास तक रहा था। ठीक है, इनफैक्ट 1955 तक भी इंडिया में थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल हुआ था। और दूसरे का नाम था ब्रेटन वुड्स और एडजस्टेबल पैग सिस्टम। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या था? हर एक कंट्री, हर एक देश जो है अपने करेंसी की वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में मेज़र करता था, डिफ़ाइन करता था। जैसे कि इंडिया ने कह दिया कि हमारे यहाँ 1 ग्राम सोने की कीमत 100 रुपीज़ होगी। ठीक है, ऐसे ही जी मान लो कि अमेरिका ने कह दिया 1 ग्राम सोने की कीमत $50 होगी। ठीक है, तो इससे कंट्रीज़ अगर आपस में डील करेंगे तो क्या होगा? अगर हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करें जो आपने मैथ्स में किया हुआ 10th क्लास में, तो $1 इज इक्वल्स टू 2 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से जो है ये सिस्टम काम करता था। कहने का मतलब यह है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर हर कंट्री अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो गोल्ड के टर्म्स में मेज़र करता था, उसे डिफ़ाइन करता था। ठीक है, और कंट्री मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी ये, किसी भी करेंसी के डिमांड सप्लाई से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये फिक्स का पार्ट था। दूसरा मॉडल था ब्रेटन वुड्स मॉडल। ब्रेटन वुड्स इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह पर, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि एक ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है अमेरिका के अंदर, और यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद ही हमारा जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो बना था। ठीक है, ये जब UN का गठन हुआ उसके आसपास की बात है, और इसीलिए इसका नाम, ये उसी के बाद ये वाला सिस्टम आया था, इसलिए जो है इसका नाम ब्रेटन वुड्स मॉडल भी रख दिया गया। और दूसरा इसका नाम है एडजस्टेबल पैग। एडजस्टेबल पैग मतलब क्या? जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी के साथ छोटे कंट्रीज़ अपनी करेंसी को पैग यानी टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं। ठीक है, बांध लेने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो है अगर मान लो कि किसी बड़े कंट्री में बड़े कंट्री की करेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा तो छोटे वाले की करेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हुई इसकी बात। अब दूसरा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हमारे पूरी स्टडी है आज के टाइम की, या पूरा आपका जो चैप्टर आगे बढ़ने वाला है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के आधार पर ही बढ़ेगा। ठीक है,
आपको मैंने बताया कि फिक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हमारे जो डिमांड सप्लाई फोर्सेस हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता। बट फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होगा, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि फ्लक्चुएट कर सकते हैं। दे कैन मूव अप और दे कैन मूव डाउन, ठीक है, या तो वे ऊपर जा सकते हैं या फिर वे नीचे आ सकते हैं। जैसा कि हम आजकल देखते भी हैं कि जो करेंसीज हैं उनके जो रेट्स हैं वो कितने ज़्यादा वोलेटाइल हैं, यानी कि बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। और इनका जो रेट डिसाइड होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ठीक है। ये एक मार्केट, इमेजिनरी मार्केट है, जहाँ पर जो है सभी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स या फिर जो सभी कंट्रीज़ आपस में डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। इमेजिनरी मार्केट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। चलिए, तो व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? इट इज़ द रेट थ्रू विच डिमांड सप्लाई फोर्सेस या फिर फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिफाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इनके जो थोड़े से मेरिट्स डिमेरिट्स थे वो आप नोट्स में से पढ़ लेना, कुछ खास उनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही डिफ़िकल्ट आने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक टर्म आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। आप वैसे इसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे बैंकिंग सेक्टर में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक या फंक्शंस ऑफ आरबीआई में पढ़ चुके हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है, फ्लोट करना क्या होता है, फ्लोटिंग तैरना, ठीक है। जब हम कहते हैं कि कोई नाव तैर रही है तो क्या हम बोलेंगे, द बोट इज़ फ्लोटिंग। तो लहरों के ऊपर होती है फ्लोटिंग, तैरते कहाँ पर हैं, लहरों के ऊपर, ठीक है ना। अब लहरें क्या होती हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है फ्लोटिंग और उससे पहले है मैनेज्ड, यानी कि तैरना तो है पर एक जो है मैनेज्ड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब क्या है कि जो हमारे रेट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं, वो फ्लोट तो करते रहेंगे। फ्लोट मतलब या तो वे ऊपर जाएंगे या फिर वे नीचे आएंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहेंगे, पर मैनेज तरीके से। ये नहीं कि एकदम से बहुत ऊपर पहुंच गया, एकदम से बहुत नीचे आ गया। अगर उनमें फ्लक्चुएशंस भी हैं तो वे जो है, हमारा जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। इन केस डॉलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो सिंपल सी बात है, जब डिमांड हाई होती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस ना बढ़े इसके लिए जो हमारा आरबीआई है वो क्या करेगा, अपने पास से जो रिज़र्व है डॉलर्स के वो रिलीज़ कर देगा इंडियन मार्केट्स के अंदर, ठीक है, या इंडियन पब्लिक के लिए। देखो, एक सिंपल सी बात आपको समझा देते हैं। जो हमारा आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है कि हर एक करेंसी का, हर एक फॉरेन एक्सचेंज का अपने पास एक रिज़र्व बना के रखता है, ठीक है। रिज़र्व किस काम आते हैं, इमरजेंसी के केस में काम आने के लिए होते हैं, ठीक है। आपको मैंने कई बार बता रखा है, वैसे आपने अकाउंट्स में बार बार रिज़र्व नाम का वर्ड पढ़ा होगा, बट रिज़र्व का मेन काम क्या होता है, वो रिज़र्व चाहे कोई सा भी हो, आप जो है अकाउंट्स में 50 तरह के रिज़र्व पढ़ेंगे, ठीक है, बट जो उन सभी का अल्टीमेट जो काम है वो क्या होता है, इमरजेंसी के केस में काम आना। जब भी हमारी कंपनी को, जब भी हमारे बिजनेस को, जब भी हमारी कंट्री को, जब भी हमारे गवर्नमेंट को, जब भी हमारे आरबीआई को, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, पूरी की पूरी फर्म के लिए, पूरे बिजनेस के लिए, पूरे कंट्री के लिए, या फिर जो है पूरे हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो जो है रिज़र्व को यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिज़र्व बना बना के रखते रहो, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। आप लोग भी जी अपने घर में सेविंग्स करते होंगे, आपके पेरेंट्स सेविंग्स करते होंगे, ठीक है, और कुछ सेविंग्स ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं करते, बस उसके अंदर एक अकाउंट ऐसा होगा इसमें पैसे डालते रहते हैं। क्यों, कि जब कोई इमरजेंसी का केस होगा तब हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। कोई बहुत बीमार हो जाए, कोई घर में फंक्शन हो जाए, कोई अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी अकाउंट्स में आपने 2-3 नाम सुने होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सडनली जो है किसी एक वर्कर को कुछ दुर्घटना हो गई, उसका हाथ वाथ कट गया, क्योंकि मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, दुर्घटना होना बहुत आम बात है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि उसकी जो सैलरी थी वो थी 20,000 रुपये, पर क्योंकि उसका हाथ कट गया है, वो आगे काम नहीं कर पाएगा, तो आपको जो है उसके पूरे परिवार के लिए कुछ एक अमाउंट देना पड़ेगा, जिससे कि वो आपके खिलाफ़ केस ना करे, और जो है आप अपने एक वर्कर्स के प्रति लगाव दिखा सकें, ये दिखा सकें कि भाई हम अपने वर्कर्स को ऐसे ही, जब वे काम के नहीं रहे, हाथ उनका कट गया, तो फिर जो है हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो
रिजर्व का काम क्या होता है? इमरजेंसी के केस में काम आना। तो हमने कहा कि आरबीआई के पास हर कंट्री की करेंसी का एक रिज़र्व होता है, या आप बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रिज़र्व। ठीक है। जिस टाइम सपोज़ कीजिए कि हम डॉलर्स की ही बात कर रहे हैं, डॉलर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। कहाँ पर भला? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इंडिया में अचानक से जो है डिमांड बढ़ गई है डॉलर्स की, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो रुपये की वैल्यू है वो तो गिर जाएगी, डॉलर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ने की वजह से। तो ऐसे केस में सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए जो आरबीआई है वो अपने रिजर्व ओपन कर देगा अपने पास से। हम अगर इसे टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आरबीआई विल रिलीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, वो जो है अपने रिजर्व हैं उन्हें ओपन कर देगा, उन्हें रिलीज़ कर देगा, जिससे कि जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाए, डिमांड जो है वो लेवल में आ जाए, और जो इसके प्राइस हैं वो स्टेबल रहें। ठीक है। अल्टीमेटली मैनेज फ्लोटिंग का काम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाई आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू स्टेबल द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। एंड इट इज़ डन यूजिंग फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है। इसको करते कैसे हैं? फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हेल्प से। इसका उल्टा हो जाए, मान लो डॉलर्स के जो प्राइस हैं वो गिरने लगे, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड जो है एकदम से घट गई। जैसे कि अभी अगर हम बात करते हैं चाइना वाले केस में, तो एकदम से इंडियंस ने चाइना का सामान लेना बंद कर दिया। ठीक है, एकदम से एक लहर सी दौड़ गई सभी के मन में कि जी हमें चाइना को बॉयकॉट करना है। तो इस केस में क्या होगा? चाइना से हम सामान नहीं मंगाएंगे, चाइना की जो करेंसी है येन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो येन है उसकी प्राइस या उसका जो रेट है वो डिक्रीज़ होने लगेगा, बहुत जल्दी नीचे आएगा। तो इस केस में भी जो आरबीआई है वो रिज़र्व के अंदर जो येन है उसको भरना स्टार्ट कर देगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले रिलीज़ किया था, अब की बार एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो चाइनीज़ करेंसी है उसका अमाउंट हमारे मार्केट में कम हो जाएगा। उसका अमाउंट कम होने का मतलब क्या है? डिमांड सप्लाई इक्वल होंगे, डिमांड सप्लाई इक्वल होने से फिर से उसका प्राइस स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सिर्फ महंगाई के टाइम पे काम करता है आरबीआई, जब सस्ती चीज़ें होती हैं तब भी काम करता है। ठीक है। जब सस्ता होगा तो फिर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब महंगा होगा कोई भी करेंसी वो उस टाइम अपने रिज़र्व को रिलीज़ कर देगा। ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो किसी और करेंसी के प्राइस या रेट के बढ़ने से तो क्या होता है? कम होता है, और जब रेट उसका कम होगा तो उस टाइम पे ये बढ़ जाता है। ठीक है। अपने मन में एक स्टोरी के रूप में इसे समझ लो, याद कर लो कि पहले ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। ठीक है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमने कहा कि ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर डिमांड सप्लाई फोर्सेस ही इफेक्ट करती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या बनेगा? फॉरेन, आर स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। आर इज इक्वल्स टू फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? चेंज, या फिर मूवेबल होती हैं इसके अंदर चीज़ें जो भी होती हैं। हम बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आर स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये चेंजेबल है इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी या डिमांड ऑफ पर्टिकुलर करेंसी एंड सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी। ठीक है। और अगर मान लो कि किसी भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएं तो हम इसको बोलते हैं पर एक्सचेंज रेट। या फिर एक और चीज़ कह सकते हैं हम, आपने वर्ड्स इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही है, मैंने आपको पहले बताया भी था बजट के अंदर भी। इक्विलिब्रियम कब होगा? देखो बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते हैं, जब दो चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है। या हम बोल सकते हैं दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? वो डिमांड और सप्लाई होती हैं। ये डिमांड ऑफ मैं जैसे कमोडिटी एक्स करते थे, ऐसे मैं यहाँ पे करेंसी एक्स कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ करेंसी एक्स। ठीक है। जब डिमांड ऑफ करेंसी एक्स इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ करेंसी एक्स होगा तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है। और अगर मान लो कि कभी डिमांड ऊपर हो जाए या फिर सप्लाई ऊपर हो जाए, ठीक है, इस केस में क्या होगा? हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है।
इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सिंपल सी चीज़ है, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। डिसइक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर आइदर डिमांड इज मोर देन सप्लाई और सप्लाई इज मोर देन डिमांड। ठीक है, चलिए जी। अब उसके बाद जो है भाई, हमने कहा कि डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सप्लाई कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बट आखिर ये होती कैसे हैं? हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड कब करनी पड़ती है, सप्लाई कब होती है उसकी। ठीक है, आखिर जो फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई कब और क्यों होती है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की या डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की। देखो, आज थोड़ा सा जो है शायद क्लियर ना आए, लिखा हुआ साफ ना दिखे। रीज़न ये है कि मुझे एक प्लेस नहीं मिल पा रहा कहीं बैठने का, अभी मेरे घर में काम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सुन के ही काम चला लेना, मैनेज कर लो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। भाई, डिमांड हम कब करते हैं किसी भी करेंसी की या रुपये की? जब हमें पेमेंट्स करनी होती हैं। देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है, 4-5 आप नाम याद रख लेना, वो अलग बैठ रहे हैं। बट डिमांड हम कब करेंगे पैसे की? जब हमें पेमेंट्स करनी हो। ठीक है, अब हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे कंट्री को या हमारे कंट्री के लोगों को, हमारी पब्लिक को या हमारी गवर्नमेंट को या सपोज़ कीजिए हमारे बैंक्स को डिमांड कब करनी पड़ेगी किसी और करेंसी की? पहला, आप जानते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो लोन्स लेते हैं। जैसा कि अभी इंडिया ने जो है, जैसे ये कोविड-19 की वजह से इंडिया को पैसे की तंगी चल रही थी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की तंगी चल रही थी। तो ऐसे केस में हो सकता है कि कुछ रिच कंट्रीज़, जैसे कि हम बात करते हैं स्वीडन, ठीक है, या फिर जो सिंगापुर, इस तरह के कंट्रीज से जो है हमारी गवर्नमेंट लोन ले लेगी। तो लोन की रिटर्न भी तो करनी होती है, वापसी भी तो करनी होती है ना। तो आप बोल सकते हैं कि पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, जब भी हमारा कंट्री किसी भी इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करेगा, या आप इसे रीपेमेंट भी बोल सकते हैं, तो उस केस में जी हमें क्या चाहिए होगा? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। ठीक है ना, इसके ज़रिए डिमांड बढ़ती है। अगर मान लीजिए हमें ज़्यादा पेमेंट्स करनी है तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमें कम करनी है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले जो है इसका भी कर्व, वैसे तो आपको सभी को याद ही होगा डिमांड सप्लाई कर्व्स कैसे बनते हैं। बट फिर से अगर हमें किसी करेंसी का कर्व बनाना हो, डिमांड सप्लाई कर्व, या फिर हमें शो करना हो कि हाउ करेंसी या हाउ फॉरेन एक्सचेंज इज़ डिमांडेड और सप्लाइड, जैसा भी मैंने पीछे बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखना, पहले बनाओ एक कर्व बना लेते हैं हम एक्स। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे? मार्केट डिमांड वाला चैप्टर याद रखो, माइक्रो का, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स लिखते थे ना वैसे यहाँ पे, पर हम यहाँ पे कर देते हैं ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मुझे पता है, देख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे? प्राइस लिखते थे इस साइड में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई, प्राइस और रेट एक ही बात है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब जो है डिमांड कर्व कैसे बनता है, अगर आप सभी को याद हो तो डिमांड कर्व हमारा बनता है ये ऐसे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है और जो डिमांड है इसकी, इन दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा सेम रहेगा, देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस और रेट एंड क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, दूसरा था हमारा सप्लाई। सप्लाई में क्या होता है? प्राइस और सप्लाई के बीच में होता है एक पॉजिटिव रिलेशन, इसी वजह से सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। ठीक है,
और ये जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हैं वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। So I was saying the point where demand and supply of foreign currency are equal will be the point of equilibrium। ठीक है, जहाँ पर भी डिमांड सप्लाई इक्वल होंगे वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब आपको याद हो कि जो हमारे डिमांड और सप्लाई हैं वो ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। सपोज़ कीजिए कि हमने इसको जो है इक्विलिब्रियम प्राइस मान लिया, इसको हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मान लिया। अब जो है एकदम से जो हमारे इंटरनेशनल लोन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ गए। ठीक है, अचानक से जो है बहुत सडन एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि जो कंट्रीज़ जिनसे हमने लोन ले रखा था वो अपने पैसे मांगने के लिए वापस आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, ये जो कंडीशन है इंक्रीज डिमांड की वजह से, इससे क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन पैदा हो जाएगी। और इस डिसइक्विलिब्रियम को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो जो आप सप्लाई भी बढ़ाइए, ठीक है, या तो सप्लाई को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आइए। यदि आप नहीं ला सकते हैं तो दूसरा आप क्या करेंगे, हमारे जो है प्राइस लेवल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे इसकी वजह से। खैर ये तो अलग मैटर था, फ़िलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो कि सप्लाई डिमांड कर्व ऐसे ऐसे बनाइए और जो पॉइंट इन्हें कट करता है वही है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिमांड के लिए पहला तो हो सकता है पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, दूसरा हो सकता है हमारा इम्पोर्ट्स। ठीक है, भाई मान लो कि हमारे कंट्री के लोग या फिर हमारा कंट्री इंपोर्ट करता है किसी और कंट्री से। इंपोर्ट मतलब कि हम जो है वहाँ से सामान मंगा रहे हैं, तो आप जो पेमेंट्स करेंगे वो किस में करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में करने वाले हैं, फॉरेन करेंसी में करने वाले हैं, तो इससे भी डिमांड बढ़ेगी। तो आप याद रखना, अगर मान लो कि इंपोर्ट्स बढ़ते हैं तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है। ठीक है, थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि मैं विदेश में इन्वेस्ट कर दूँ, अमेरिका में इन्वेस्ट कर दूँ, यूरोप में इन्वेस्ट कर दूँ, चाइना में इन्वेस्ट कर दूँ, तो आपको जो है क्या चाहिए होगा, उनकी करेंसी चाहिए होगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं विदेशों में तो उसके लिए भी डिमांड हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब ये है, आप कुछ नाम याद रख लो वो अलग मैटर है, परंतु जो मेन पॉइंट है वो क्या है, जब भी आप पेमेंट्स करेंगे किसी और कंट्री के अंदर तो उससे जो है डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ जाएगी। जब भी आप पेमेंट्स करेंगे किसी और कंट्री के अंदर तो उससे जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी। ठीक है, अगला हो सकता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। या हो सकता है वेंचर कैपिटल होल्डिंग। ये दोनों सेम से पॉइंट्स हैं, एक साथ बता देंगे। आपको मैंने बताया था वेंचर कैपिटल क्या होता है। सपोज़ कीजिए कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज को परचेज़ करके रखते हैं इस उम्मीद में कि उसका प्राइस बढ़ेगा और मैं उसे बेच के प्रॉफिट कमा सकूं, तो वो आपकी कैपिटल क्या कहलाती है, वेंचर कैपिटल कहलाती है। ठीक है, और ये सिस्टम, ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ आपको कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है उम्मीद करना या फिर जो है कहीं पे पैसे लगा के ये उम्मीद करना कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जहाँ भी वर्ड स्पेकुलेशन आता है उसका मतलब क्या होगा कि यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, आप कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस उम्मीद में, इस उम्मीद में कि मुझे जो है प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंट्स की वजह से आपकी जो डिमांड है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सपोज़ आपको इंटरनेशनल लोन ज़्यादा पे करने पड़े तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, कम करने पड़े घटेगी। इंपोर्ट्स ज़्यादा, डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट्स कम, डिमांड घटेगी।
आप विदेशों में अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं तो आपकी डिमांड घट जाएगी। अगर आप जो है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आप जो है विदेशी अगर आप जो है विदेशी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर विदेशी कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जनरली क्या होती है, जब भी हम शेयर्स में पर इन्वेस्ट करते हैं वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। अगर आप जो है विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे लगाते हैं, जैसे कि आप इंडिया में लगाते हैं, तो आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप जो है फॉरेन करेंसी को होल्ड करते हैं, ख़रीद के रख लेते हैं किस उम्मीद में कि इसका प्राइस बढ़ने के बाद मैं जो है इसको बेच दूंगा, यानी आप अपने पास वेंचर कैपिटल रख रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी अदरवाइज़ घटेगी। अब सप्लाई की बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो भी है। पहला तो जैसा कि यहाँ पर था पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, तो यहाँ पर हम उल्टा लिख सकते हैं इसका क्या, चलो पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन्स होने का। इम्पोर्ट्स करते हैं हम तो फिर जो डिमांड होती है, एक्सपोर्ट्स करते हैं तो सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फिर जो सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो सप्लाई घटेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है FII, शायद मैंने आपको बताया था FDI और FII। FDI तो होता है कि अगर मान लो कि कोई भी जो है हमारे कंट्री में आके सीधा इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली, जैसे कि मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं, वो सीधे सीधे अगर मान लो जो इन्वेस्ट करने लगे हमारे कंट्री के अंदर, या हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो वो तो होता है FDI। FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो है किसी और कंपनी के ज़रिए अगर मान लो कोई फॉरेनर जो है हमारे यहाँ के शेयर्स खरीद लेता है किसी कंपनी के, इंडियन कंपनी के, तो वो होगा FII, ठीक है। अगर कोई फॉरेनर सीधे सीधे हमारी प्रॉपर्टी खरीदे वो होगा FDI। अगर कोई फॉरेनर हमारी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो होगा FII। क्यों? क्योंकि उसने जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो डायरेक्टली अपने नाम से ना करते हुए वो जो है किसी उस इंडियन कंपनी के नाम से किया है, इसलिए इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FDI के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होता है वैसे ही। उसके बाद हो सकता है रेमिटेंसेस बाय NRIs। भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे इंडिया के ही, या फिर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जो है बाहर विदेशों में रहते हैं, नौकरी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो है इंडियन करेंसी के अंदर या फिर जो है हमारी करेंसी के अंदर अपने घर वालों को जो है पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस देते हैं, ठीक है। यानी कि रहते हुए कहीं और हैं बट जो है वो भेज यहाँ पर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, उनको जो है इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सप्लाई जो है इससे बढ़ती है। जितने ज़्यादा विदेशी बाहर जाकर रह के पैसे यहाँ पर भेजेंगे उतना हमारा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इन कुछ पॉइंट से जो सप्लाई बढ़ती और घटती है, इनसे जो डिमांड घटती और बढ़ती है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कैसे होता है, वो होता है एक डिमांड कर्व बनाइए, एक सप्लाई कर्व बनाइए, उसके बाद जिस पॉइंट पर विकेट करेंगे उसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और वही होगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर जो है पार एक्सचेंज रेट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था अभी कि पार एक्सचेंज कौन सा होता है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल होती है, ठीक है। और यदि डिमांड बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो सप्लाई बढ़ जाए, यहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल है, सप्लाई बढ़ जाए तो इससे भी जो है हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जो है हमारा डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन पैदा हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। बाकी जो है एक अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है डेप्रिसिएशन, ठीक है। कल इसकी बात करेंगे, डेप्रिसिएशन कंडीशन। थोड़ा सा चलो आज बता देते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन मतलब क्या क्या होता है,
कम होना, सभी को याद होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स के अंदर। भाई मान लीजिए हमारे पास जो है एक डिमांड कर्व है और एक सप्लाई कर्व है, ठीक। और हमारी जो है ये है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, ये है रेट, ठीक है। सप्लाई डिमांड, ठीक। अब जो है अगर हमारे यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पर जो डिमांड है वो हो गई इंक्रीज, पहले थी डी डी, अब हो गई डी डैश, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले तो हमारा जो है प्राइस ये था P, या आप R बोल सकते हैं इसे, R पहले था R1, ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस था या रेट था पहले वो R1 था। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई जो है उतनी ही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो है रेट बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, जो कि अब बन के क्या हो गया R2, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ गई है। इसका उल्टा क्या हो सकता है, अगर जो है हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाए, पहले ये थी अब यहाँ पर आ गई डी डैश, पहले प्राइस ये था और अब जो है प्राइस ये हो गया। आप देख रहे हैं कि ये प्राइस पहले से घट गया, ठीक है, यानी कि अगर मान लो डिमांड घट जाए तो उससे क्या होगा, जो हमारा प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और प्राइस रिड्यूस होने को ही हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर अगर कोई कमी आती है तो वही यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ओके। इसको डिटेल में जो है कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप जो है एक बार अपने नोट्स में से अच्छी तरह से डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज समझ लेना, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज समझ लेना, और साथ ही साथ जो अब तक पहले वाला हो चुका है डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो पढ़ लेना। मैंने एक टॉपिक बताया आपको मैनेज फ्लोटिंग, ये जो टर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, स्टेबल करने का काम करता है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। दूसरा जो आपके फिक्स मॉडल के 2 पार्ट्स थे वे भी, और डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि मैंने क्या कर्व बना दिए हैं तो एक बार अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना, डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर्स को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक। थैंक यू।